हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद सर फ्रॉम भिंड एमपी। आज मैं आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान की चर्चा करूंगा और इसमें जनरली रसायन विज्ञान के बारे में समझाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, जो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पिक के पीछे, यानी कि मेरे पीछे नहीं, मेरे पीछे तो वही दीवार है। तो मेरा जो पिक्चर है, आप फोटो जो देख रहे हैं, उसके पीछे आपको रसायन विज्ञान की जो बुक है, लूसेंट है, करंट की बुक है। अब इसमें हम आपको बताएंगे जो रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण फैक्ट कौन से हैं। वैसे तो ये बुक जनरली है और इसमें मेन पॉइंट दिए गए हैं, और फिर भी इसमें हम आपको बताएंगे और कुछ गहराई में भी जाएंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे कि इसमें कौन से टॉपिक अच्छे हैं, उन सब के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो रसायन विज्ञान की परिभाषा है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखें तो रसायन विज्ञान, अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी पदार्थ आंतरिक संरचना, संगठन, गुणधर्म और उनकी पदार्थों की आपसी क्रिया आदि का अध्ययन जिसमें किया जाता है, जिस शाखा में किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की अगर उत्पत्ति की बात करें तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश में, मिस्र देश जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र देश के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटिक कहा जाता है, केमिटिक, और उसी से केमिस्ट्री का उद्गम हुआ। यहाँ पे एक चर्चा हम बताएंगे कि रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति के विचार हैं वो भारत में हुए। क्यों? क्योंकि रसायन विज्ञान, वेदों में रसायन का जिक्र हुआ है। वेदों में रसायन, हमारे देवताओं के पास अमृत था जिसको पी लो अमर हो जाते हैं, तो पारस पत्थर था। तो ये विचार भारत के थे और मिस्र देश ने स्वीकार किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति के जो विचार थे वो भारत से। आगे हम चर्चा करें, जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, लेवोसियर को माना जाता है। लेवोसियर है एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट है, तो एंटोनी वॉन डी लॉरेंट लेवोसियर या लेवाची, ये क्या है, रसायन विज्ञान के जनक है। आगे हम चर्चा करें पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। इसमें हम जानेंगे पदार्थ, ये मैटर क्या होता है। तो दुनिया की कोई भी वस्तु या संसार की भी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है, जो अपनी संरचना का विरोध करती हैं, गति का विरोध करती हैं, क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। जल है, वायु, प्रकाश, हवा, बालू, टेबल, कुर्सी, तो ये सब क्या है, पदार्थ हैं, क्योंकि स्थान घेर रही हैं। अगर कहीं भी रखा जाए तो उन्हें स्थान कवर किया है, और इन अपनी जो इनकी आकार है उसका विरोध कर रही है। अगर आप उसको सोता है वो अपने आप चेंज हो जाए, टेबल है, टेबल को हम सोचे वो कैसे किसी दूसरे आकार में चेंज हो जाए, कैसे हो जाएगी, नहीं होगी। जब तक उस पर भारी बल न लगाएंगे तब तक वो चेंज नहीं होगी। अर्थात वो अपना गति का, अपने रूप का विरोध करती है, क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। आगे हम चर्चा करें, प्राचीन काल में जो भारतीय और यूनानियों को मानते थे वो लोग की जो वस्तुएं हैं वो 5 तत्वों, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, इनसे मिलकर बनी है। लेकिन भारत के महान ऋषि कणाद ने सभी बता दिया कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। इन पदार्थों को हम परमाणु कहते हैं। ये पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, सभी परमाणुओं से मिलकर बने हैं, और जो सूक्ष्म कण है उसको महर्षि कणाद ने सबसे पहले बता दिया। फिर हम यदि यहाँ पर देखें तो पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को 2 प्रकारों में बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस। दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में 2 प्रकार, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ ये भी 2 होते हैं, एक तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं। तत्व धातु और धातु होते हैं, यौगिक। उसके बाद हम बात करेंगे यौगिक भी 2, कार्बनिक यौगिक होते हैं, एक अकार्बनिक यौगिक होते हैं, और मिश्रण भी 2 प्रकार के, समांग और विषमांग। आगे हम चर्चा करें ठोस। तो भौतिकी में जो वर्गीकरण है पदार्थ का, ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित और ठोस कहलाता है। लोहे की छड़, कुर्सी, गिलास। अब इनका आकार, अगर लोहे की छड़ है, छड़ रूप है, सिलेंड्रिकल रूप है, तो उसका आकार वैसा ही रहेगा, आयतन, लंबाई, चौड़ाई उतनी रहेगी। तो यहाँ पर टेबल है, आकार, आयतन, लंबाई, चौड़ाई एग्जैक्टली उतनी ही रहेगी। तो जिसका आकार, आयतन निश्चित रहता है, क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। द्रव पदार्थ की वह है अवस्था जिसका आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन, जिसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है, क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। जैसे एल्कोहल, पानी, टारपीन का तेल, मिट्टी का तेल, दूध, तो ये सब क्या है, ये द्रव हैं। अब इनकी हम बात करें आकार अनिश्चित। अगर पानी को बोतल में ले लें तो बोतल जैसा हो जाएगा, गिलास में ले लें तो गिलास जैसा हो जाएगा, और इसको बाल्टी में ले लें या मग में ले लें तो वो वैसा पात्र है, वैसा ही रूप धारण कर लेता है। तो इनका आकार कैसा है, अनिश्चित है, लेकिन आयतन, अगर 1 गिलास वाटर है तो आप इसको कहीं भी ले जाइए वो 1 गिलास ही रहेगा।
जितनी एरिया को कवर कर रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी उतनी रहेगी। गिलास में होगा तो ऊंचाई ज़्यादा होगी, प्लेट में रख देंगे तो चौड़ाई हो जाएगी थाली में। तो इस प्रकार उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो एक दूसरे के गुणज रहेगी। तो यहाँ पर जिसका आकार निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। गैस पदार्थ की वह है भौतिक अवस्था जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित हो, आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित, दोनों अनिश्चित होते हैं, वो गैस अवस्था कहलाती है। जैसे हवा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, तो ये गैसें जितनी भी हैं तो इनका कोई आकार नहीं है। क्यों? तो बोतल में भर दो, बोतल जैसा, गुब्बारा जैसा है वैसे आकार ले लेती हैं, सिलेंडर जैसा है वैसा आकार लेती हैं। और आयतन, गैस का कोई आयतन नहीं है। अगर कोई गैस का एक अणु या परमाणु हम छोड़ते हैं तो वो किसी भी दिशा में कितनी भी एरिया कवर कर सकता है। इसीलिए इनका आकार आयतन कैसा होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों का कोई प्रश्न नहीं होता, इन्हें आसानी से संपीड़ित किया, संपीड़ित मतलब दबाया जा सकता है। गैस को प्रेशर से दबाया जा सकता है। देखते भी हैं कितनी सारी गैस जब अपनी साइकिल की ट्यूब या बाइक की ट्यूब में भराते हैं तो कितनी सारी गैस भर जाती है, क्योंकि इसमें दाव कारण एक टायर को फैलाती रहती है और इसको संपीड़ित किया जा सकता है। हाँ, कोई भी अवस्था है, ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में बदला जा सकता है। ताप और दाब के प्रभाव से अवस्थाओं को चेंज किया जा सकता है। ताप एवं दाब परिवर्तन से किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु कुछ अपवाद, जैसे लकड़ी रहेगी, चाहे उसको दबाओ चाहे गर्म करो वो जल जाएगी भैया, ठोस ही रहेगी। लकड़ी, पत्थर, ये अपवाद हैं जो हमेशा ठोसी अवस्था में रहते हैं। अब हम बात करें, जल 3 भौतिक अवस्था में पाया जाता है भाई। जल है, वाटर, द्रव अवस्था है, बर्फ बन गया, ठोस है और बॉइलिंग हो रहा है, वाष्प बन रहा है। तो इस प्रकार वाटर तीनों अवस्थाओं में रहता है। आगे यदि हम बात करें, कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। जब कोई भी ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है, इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन, तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो सीधे ठोस से वाष्प में बदलते हैं। तो ये गुण आता है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस का सीधा वाष्प में बदलना, तो वो क्या कहलाता है, गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो मुख्य रूप से इसमें उदाहरण आता है आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन आदि। ठोस, द्रव, गैस, इस प्रकार इनकी क्या है, अवस्थाएं हैं। आगे हम चर्चा करें। एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था बोर्न-आइंस्टाइन है। अब इसमें ये नहीं बताया गया प्लाज्मा क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तो जो गर्म आयन पाए जाते हैं वो क्या है, 5वीं अवस्था है प्लाज्मा। जहाँ गर्म हो और आयनिक हो तो प्लाज्मा है। 5वीं अवस्था बोर्न-आइंस्टाइन, ऐसा क्षेत्र जहाँ वायु ना हो लेकिन शीतलता हो, वो क्या कहलाता है, बोर्न-आइंस्टाइन। ये अवस्था बोर्न-आइंस्टाइन पृथ्वी के अंदर और बादलों में देखी गई है। प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा गर्म आयन या गर्म हो जहाँ आग, सूर्य के अंदर, तारे के अंदर, तो ये सब कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तत्व, पदार्थ का जो वर्गीकरण है, तत्व यौगिक मिश्रण। तो तत्व की यदि हम बात करें, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा और सरल नहीं किया जा सकता है या विभाजित नहीं किया जा सकता है या सरल पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। तो तत्व पदार्थ का सबसे सरलतम रूप जिसे भौतिक रासायनिक विधि द्वारा और सरल नहीं किया जा सकता है। आवर्त सारणी में जो एग्जैक्ट 118 क्या है, तत्व को रखा गया है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब क्या है, ये तत्व है। 118 संख्या है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में लाएं, रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर के जो नया पदार्थ बनाते हैं, जिसके गुण तत्वों से भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, हाइड्रोजन स्वयं जलता है, लेकिन जल आग को क्या करता है, बुझा देता है। इसीलिए क्या है, ये यौगिक है। यौगिक हमेशा बनने वाले जो रिएक्टेंट होते हैं उनसे भिन्न होता है। अगली बात करते हैं मिश्रण की। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में जब मिल जाए, तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर के जो पदार्थ बनाते हैं वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण भी 2 प्रकार का है। एक समांगी मिश्रण, निश्चित अनुपात में अवयवों का मिलाने से, निश्चित अनुपात में जब अवयव आपस में मिलते हैं तो जो मिश्रण बनता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसके प्रत्येक भाग में गुण एक समान होते हैं। चीनी और नमक का जली विलय, आपने देखा होगा शरबत जब बन चुका, यानी चीनी पूरी घुल जाएगी वाटर में, तो जब सोल्यूबल हो गई है उसका जो गुण होगा, जो चीनी का अमाउंट है, वो सभी स्थानों पर पूरे शरबत में कैसा होगा, समान होगा। ऐसे ही नमक का घोल, मिश्र धातुएं, तो इसमें क्या होता है, ये समांगी मिश्रण है। विषमांग मिश्रण,
जब अनिश्चित अनुपात में अवयव मिल जाए, कहीं कुछ घटन है कहीं कुछ उनका संगठन है, तो वो क्या कहलाते हैं, भिन्न भिन्न संगठन होता है तो वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कुहासा, बारूद आदि। तो इसमें कुहासे में कहीं ज़्यादा वाष्प है कहीं कम है, तो इसमें क्या होता है, ये विषमांगी मिश्रण है। या इसका और एक और उदाहरण दे दें, जल और चूना पानी। तो चूना कहाँ रहता है, पानी में घोल दिया, चूना नीचे बैठ जाता है और वाटर कहाँ है, ऊपर है। तो इस प्रकार इसमें ये रहता है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कुछ अच्छे पॉइंट हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनका परसेंटेज। तो पृथ्वी में ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ये देखें सबसे ज़्यादा पृथ्वी में क्या पाया जाता है, हम इस प्रकार याद करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है 40.60। तो कुछ जगह पे 49 भी दिया रहता है, याद रखना, ठीक है। 49 से 50%, यहाँ पे 40 दिया है। तो ये पाई जाती है ऑक्सीजन। सिलिका जो होती है वो पाई जाती है 27%। पत्थरों में जो पत्थर होते हैं, पत्थरों में सिलिकॉन होती है। एल्यूमिनियम 8%। एल्यूमिनियम धातु है, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, अगर हम याद रखेंगे ऊपर पट्टी में, तो कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है 8%, याद रखना। या किसी भी परत में कौन सी पाई जाती है, देखो आप, लोहा है बहुत ज़्यादा सस्ता भी है, लेकिन एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो होता है वो उसमें काफ़ी वो कॉस्टली होता है, इसलिए महंगी बिकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा पृथ्वी में कौन सी धातु है, याद रखना, एल्यूमिनियम धातु है 8.13%। लोहा 5% है। कैल्शियम 3.6% है। सोडियम 2.83% पूछा जाता है, सोडियम महत्वपूर्ण काफ़ी। पोटेशियम 2% लगभग 62, और मैग्नीशियम 2.09, और टाइटेनियम 0.44, और हाइड्रोजन 0.14। ये याद रखना है, हाइड्रोजन 0.14% होता है, ठीक है। सोडियम 2.83, ये याद रखना है। अब यहाँ पे यदि हम चर्चा करें अगली, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व। तो मानव शरीर में देखा जाए तो मानव शरीर में जो तत्व पाए जाते हैं वो निम्न है। अगर देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखा जाए तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा 65% है, याद रखना। सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन 65%। कार्बन पाया जाता है 18%। दूसरा तत्व कौन सा है, कार्बन, जो कितने परसेंट पाया जाता है, 18% पाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तीसरा है हाइड्रोजन 10%, याद रखना, हाइड्रोजन कितना है, 10% है। और नाइट्रोजन है 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। इतना तो याद रखना है भाई, ये क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है। तो फास्फोरस 1, कैल्शियम 2, नाइट्रोजन 3%, फिर हाइड्रोजन 10, कार्बन 18 और ऑक्सीजन 65%। इसके बाद पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25, सोडियम 0.15, क्लोरीन भी 15 है, मैग्नीशियम 0. लोहा तो बहुत ही कम है भाई, 0.004%, याद रखना, ये पूछा जाता है। अन्य तत्व भी 0.046%। अब इसमें ऐसे भी आता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा 9वां तत्व कौन सा, मानव शरीर में 9वां तत्व का अमाउंट कितना है, तो 9वां तत्व है सोडियम, जिसका अमाउंट है 0.15%, याद रखना 9। इसी प्रकार कैल्शियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पाया जाता है 2%, 1 2 3 4 5। पाँचवा तत्व कौन सा है, कैल्शियम है, तो ये 2% पाया जाता है, याद रखना। नाइट्रोजन कौन सा तत्व है मानव शरीर में, चौथा तत्व हाइड्रोजन। तीसरा तत्व, सबसे पहला तत्व कौन सा मानव शरीर में, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार भी आजकल घुमाने के लिए क्वेश्चन कंपटीशन में बन जाते हैं। देखिए आगे, अब ये कुछ विधियां हैं मिश्रण को अलग करने की विधियां। वैसे इसका हमने बेसिक में टॉपिक डाला है, और एक बात आपको और बता देंगे यहाँ पे, आप समझ लें। तो मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां निम्न हैं। नंबर 1 है रवाकरण। जो रवाकरण है, इस विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। जो अकार्बनिक ठोस होते हैं उसको इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को एक विलायक होता है, विलायक घोलने वाला विलायक होता है, उसमें मिला करते हैं अशुद्धि को, तथा गर्म करते हैं और फिर इसको छान लेते हैं। छानने के बाद कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। शर्करा नमक मिश्रण, इथाइल एल्कोहल, शर्करा और नमक का मिश्रण को इथाइल एल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके इस द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। जैसे शक्कर और नमक मिल गई है, कार्बनिक पदार्थ, इनको पहले गर्म कर देंगे, किसमें, एल्कोहल में, 348 पर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो एक चीज़ क्या होगी, शक्कर है वो पहले जम गई, नमक देर में जमेगा, तो उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, उसको आसानी से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। आसवन विधि, जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर होता है, दो द्रव हैं उनके क्वथनांक में क्या है, अंतर है। तो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट में, तो मिश्रण एक का आसवन हो जाएगा, जो जल्दी उबलेगा उसका आसवन हो जाएगा और वो आसानी से अलग हो जाएगा, और एक उसमें संघनन हो जाएगा, संघनन रह जाएगा, उसमें जम जाएगा, एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है। तो जोड़ता है वो बाष्पीकरण, रह जाएगा वो संघनन, ठीक है। कंडेंसेशन तो अच्छा वर्ड है। ऊर्ध्वपातन तो अभी बताया था कि कोई मिश्रण है ठोस सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। तो इस विधि द्वारा ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं इसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं हो। तो इस विधि में क्या, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, नेथ्रासीन आदि, तो इनमें एक तो गर्म किया, तो मान लो कपूर किसी में मिला है, तो आपको देखा होगा यहाँ सबसे अच्छा बता देना आयोडीन और नमक का मिश्रण है। हमारे घर में आता है आयोडीन युक्त नमक। आपको हम बता दें, यदि आयोडीन नमक में किसी डब्बे में हमने रख दिया है और उसको हमने धूप में रख दिया, तो उसमें से आयोडीन क्या हो जाएगी, वाष्पित हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, आसमान का गुण होता है। इसीलिए नमक के आयोडीन वाले डब्बे को धूप में नहीं रखना चाहिए, या आयोडीन वाले जो नमक के डब्बे होते हैं उनको रंगीन बोतलों में रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसका जो आयोडीन है वो नष्ट नहीं होगा। आंशिक आसवन, इस विधि में ऐसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम क्वथनांकों में अंतर, बहुत कम अंतर है जब ये उबलते हैं।
खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी, कोल, हाँ कोलतर आदि को इसी द्वारा अलग किया जाता है। हाँ, तो आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ये उसको अलग किया, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, तो आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है, काफ़ी आता है। वर्ण लेखन, इस विधि के द्वारा किसी में से विभिन्न घटकों को अवशोषण की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं, इस प्रकार पता कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, वर्ण लेखन है, तो इसमें क्या करते हैं, दो पदार्थ हैं, उनको हमने डाल दिया एक पेपर पर, तो एक पदार्थ अवशोषित हो जाएगा और एक अवशोषित नहीं होगा, इस प्रकार दोनों को अलग कर लेते हैं। रंगों को इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। उसकी बात करेंगे भाप आसवन, तो इस विधि में कार्बनिक मिश्रण की शुद्ध किया जाता है। भाप आसवन द्वारा कार्बनिक, याद रखना है, कार्बनिक पदार्थ शुद्ध किया जाता है। जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों को शुद्ध किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल एल्कोहल, तो कार्बनिक पदार्थों को इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब यहाँ पे अगली बात हम करें द्रवणांक या पदार्थीय अवस्था परिवर्तन। अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है, गर्म करने पर द्रवणांक या मेल्टिंग, गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उनमें से अधिकांश यह परिवर्तन एक विशेष दाब तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक कहलाता है। कोई भी ठोस जिस ताप पर पिघलता है वह ताप उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट या द्रवणांक कहलाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे हिमांक, किसी विशेष दाब पर या ताप पर कोई द्रव जब जमता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। कोई भी द्रव जिस ताप पर जमता है उसे उसका हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे बर्फ का द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अब अशुद्धियाँ मिला दो तो इनके द्रवणांक दोनों के क्या हो जाते हैं, कम। याद रखना है, द्रवणांक और क्वथनांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों में क्या आती है, कमी आती है अशुद्धियाँ मिलने पर। तभी तो जो बर्फ़ बनती है उसमें नमक मिला दिया जाता है, जिससे उसका हिमांक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है और बर्फ़ -15 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है। अब द्रवणांक पर दाब का प्रभाव, उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। गलने पर जिनका आयतन बढ़ता है तो उन पर यदि हम दाब लगा दें तो उनका क्या बढ़ जाएगा, द्रवणांक भी बढ़ जाएगा। दबा दो उनको फिर गर्म करो तो उनका द्रव्यमान, बल्कि जो गर्म करने पर आयतन, मोम है, तांबा आदि। उन पदार्थों के द्रव्यमान दाब बढ़ाने पर घट जाते हैं जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ है, डलवा, लोहा आदि। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, उन पदार्थों जिनका आयतन गलने पर घट, पिघल जाएंगे तो उनका आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। यह बड़ी अच्छी बात है, समझे गौर से। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन, क्रिस्टलीय पदार्थ में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने गले हुए द्रव में डूब जाता है। जो गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं, मतलब यदि इनको ये ठोस बन गए और इनको पिघलाएं तो इनका आयतन ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होते हैं, अपने द्रव में डूब जाते हैं। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मिथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में छोड़ते हैं। इनको गलाओ तो इनका आयतन घट जाता है। इस प्रकार ठोस अपने ही गले द्रव में प्लोटन करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं, अपने द्रव में तैरते रहते हैं। बर्फ है, बर्फ तैरती रहती है। क्यों, क्योंकि बर्फ जो होती है वो गलने पर उसका जो आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। इस विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जाते हैं जो आयतन में गलने पर आयतन बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मुद्रा धातुएं जमने पर बढ़ती हैं, सोना वगैरह, चांदी, सोना, मुद्रा ढाली नहीं जाती है, केवल क्या की जाती है, मुद्रा धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। ओके, चांदी या सोने की मुद्रा ढाली नहीं जाती, केवल इन पर क्या लगाई जाती है, मोहर लगाई जाती है। मिश्र धातुओं के द्रवणांक उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियाँ डाल देने पर पदार्थ गलनांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सचर, किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी जो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। गलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारण बाहर से मिलती है। जैसे जल में बर्फ़ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ़ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वह जल ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ़ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। वाष्पीकरण, द्रव से बाष्प होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, बाष्पन और क्वथन। क्वथन से कम तापमान पर द्रव के बाष्प परिवर्तन होने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं। बाष्पन क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्वथनांक का कम होना, क्वथनांक जितना कम होगा बाष्पन की क्रिया उतनी अधिक तेजी से होगी। द्रव का ताप जितना अधिक होगा बाष्पन उतना ही अधिक होगा। द्रव में खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर बाष्पन तेजी से होगा। द्रव के तो इस प्रकार क्वथनांक, दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियतता जिस पर कोई द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, द्रव से बाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, वह उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब घटने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। बड़ी अच्छी बात है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक, यानी मान लो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, अब इसको दाब लगा देनी। प्रेशर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, यही सिद्धांत कार्य करता है भैया। प्रेशर जो कुकर होता है उसमें जब दाल को रखा जाता है दाल जल्दी पक जाती है। प्रेशर कुकर में दाल जल्दी क्यों पक जाती है, क्योंकि उसमें दाब लगता है, उसका क्वथनांक उच्च हो गया। जब क्वथनांक उच्च हो जाएगा, मान लो वैसे 100 पे पानी बॉयल होता है, अब ज़्यादा उच्च हो गया 120 150 जितना भी, तो दाल जल्दी पिघल जाती है। तो इस प्रकार क्वथनांक पर दाब का प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है
कि पहाड़ों पर दाल देरी से बनती है क्यों, उबलती तो जल्दी आती पानी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे दाब कम होता है। तो इस प्रकार हमने एक लूसेंट का फर्स्ट सेटअप ख़त्म किया और मैं कोशिश करूँगा पूरी लूसेंट जो भी है उसको पूरा आपको यहीं पे यूट्यूब पे उपलब्ध कराऊँगा। इसी प्रकार आप रेगुलर समझते रहें और एक बात को ध्यान रखें, इसको देखने से पहले या बाद में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।